आज है जनाब 9 सितंबर 2024 और हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मोमेंटम वाला। और मोमेंटम वाले टॉपिक में जो मुश्किल सवाल जो मेरे ख्याल में मुश्किल है उनको आज की क्लास में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा देखिएगा जो मैंने क्वेश्चन आज की क्लास में आपके लिए निकाले हुए। उन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 यूनिट 4.1 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 कराने के लिए मुझे एक टॉपिक अलग से पढ़ाना होगा, फिर मैं बात समझा पाऊंगा। हेडिंग दीजिएगा बेटा इनक्लाइन प्लेन। हेडिंग दीजिएगा बेटा इनक्लाइन प्लेन। इनक्लाइन प्लेन क्या चीज होती है तो जरा सुनिए। ये जमीन है, इस जमीन के साथ मैंने किसी तख्ते को, किसी सरफेस को थोड़ा सा एंगल बना के रख दिया है। तो ये जो सरफेस क्रॉस में रखी हुई है, इट इज कॉल्ड इनक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैंने एक बॉल लाके रख दी। जब मैं बॉल लाके रखता हूं तो इस बॉल की फिजिक्स अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बॉल की फिजिक्स क्या है सर? बॉल की फिजिक्स ये है कि इस बॉल का जो अपना वेट है, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। बट इसको ड्रॉ कीजिएगा अपने पास, वेट एम जी एक्टिंग डाउनवर्ड। नंबर वन। नंबर टू, हम में से ज्यादातर बच्चे समझते हैं एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजेंटल होती है, वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होती है, लेकिन नहीं। कभी जरूरत पड़े तो हम एक्स एक्सिस को थोड़ा सा क्रॉस में ले लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं एक्स एक्सिस को इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ले रहा हूँ और वाई एक्सिस को उसके ऊपर परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। तो ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम नॉर्मल लेते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टाइल से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया। आप भी बेटा बना लीजिए और लिख दीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये बेटा वाई एक्सिस है। ठीक है ना? आप दो एक्सिस बना लें। दो एक्सिस बनाने के बाद, ठीक है जनाब, दो एक्सिस बनाने के बाद अगर मैं एक ऐसी बात समझाने बैठ जाऊं जो समझाने में मुझे पता है कि बहुत टाइम लगेगा और उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। अगर बच्चा मान ले कि जितना एंगल इनक्लाइन प्लेन जमीन के साथ बनाती है, बिल्कुल उतना ही एंगल इस बॉडी का वेट वाई एक्सिस के साथ बनाता है। जितना एंगल इनक्लाइन प्लेन जमीन के साथ बनाती है, उतना ही सेम एंगल वेट वाई एक्सिस के साथ बनाती है। अच्छा, एक और मुझे बात समझ में आ रही है, मैं कल दिन के टाइम में करूंगा। मैं एक 2 मिनट की छोटी सी वीडियो बना के भेज दूंगा जिसमें बताऊंगा ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, देखो ये इसके बराबर है, देखो ये इसके बराबर है, इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये मैं वीडियो कॉल बना के भेज दूंगा। लेकिन आपस की बात है, इसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ये बस याद कर लें भाई, एंगल इतना ही वहां पे बनता है। अच्छा, इस एंगल के बनने की वजह से ये जो वेट है ना एम जी, इस एम जी के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं वेक्टर के चैप्टर में। एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। और ये बात भी मैंने आपको पढ़ाई भी है, अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा हो, जब एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा हो तो एक्स कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा और वाई कंपोनेंट होता है एम जी कॉस थीटा। ठीक। इस एम जी कॉस थीटा से एक रिएक्शन फोर्स पैदा होती है ऊपर की तरफ, कांटेक्ट फोर्स पैदा होती है ऊपर की तरफ, और हमेशा ये कांटेक्ट फोर्स इस एम जी कॉस थीटा को कैंसिल करा देती है। और अब ये एम जी कॉस थीटा को कैंसिल करा देती है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस बॉडी पर कितनी नेट फोर्स लग रही है, तो आप कहोगे एम जी साइन थीटा वो फोर्स है जो इस बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करा रही होती है नीचे की तरफ। जब आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे बैठते हो, स्लाइड पे बैठते हो, रैम पर बैठते हो, तो ऊपर से नीचे जब आप स्लाइड कर रहे होते हो, तो याद रखिएगा स्लाइड कराने वाली जो फोर्स होती है ना, वो हमेशा एम जी साइन थीटा होती है। अच्छा, मैंने साइन के एस को जरा थोड़ा सा हाईलाइट करके बनाया है।
क्योंकि एम जी के दो कंपोनेंट है, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। तो मैं याद कराना चाह रहा हूँ, एम जी कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाता है, उसको तो भूल जाओ। वैसे अगर आप भूल भूल जाओ और आपको याद ना आ रहा हो तो मैं याद कराना चाह रहा हूँ कि स्लाइड कराती है साइन थीटा वाला कंपोनेंट, स्लाइड कराता है साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो जनाब इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइडिंग फोर्स होती है एम जी साइन थीटा। नेट फोर्स की जगह लिख दो एम ए, तो ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा। फिर अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि m को m से काट दो, तो जनाब a बराबर हो जाएगा g साइन थीटा। और काम की बात ये है, पूरा इंक्लाइन प्लेन आपके किसी काम का नहीं है, बस आप याद कर लें कि इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा। ये रट्टा मार लो भाई, एग्जाम में आपके पास इतना कोई टाइम नहीं होगा कि आप पूरी ये ड्राइंग बैठ के बनाओगे। एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा, ठीक है। अलबत्ता याद करो कल की क्लास में जब मैं पुली वाले सवाल करा रहा था, तो पुली वाले क्वेश्चन कराते वक्त मैंने कहा था रस्सियों में जो टेंशन होती है, उस टेंशन को मैंने कल की क्लास में लिखा ही नहीं था। और मैंने कहा था जब आप मैथ मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वो मैथ मैकेनिक्स वाला टीचर तो टेंशन लिख के पढ़ाएगा। इसी तरह इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक को भी मैथ मैकेनिक्स में पढ़ाते हैं। और वहां मैथ मैकेनिक्स में आप देखिएगा कि वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक और फोर्स लेकर आ जाएंगे, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक और फोर्स लेकर आ जाएंगे मैथ मैकेनिक्स में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिजिक्स में नहीं ला रहे इसलिए मैं नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है। अगर फिजिक्स में लाते तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए हो जाता। और जब आप m को हटाते तो m वहां जाकर डिवाइड हो जाता, इससे भी m डिवाइड हो जाता और इससे भी m डिवाइड हो जाता। तो फॉर्मूले की शक्ल कुछ इस तरह की बन जाती। अच्छा नहीं, m तो कैंसिल हो जाता। तो खैर ये मैथ मैकेनिक्स में फिजिक्स में नहीं है। तो मैं अपनी बात को समराइज करके वापस आना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में। और काम की बात यह कि अगर कोई बॉडी इनक्लाइन प्लेन पर है, अगर कोई बॉडी स्लोप पर है और उस पर फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, मैं चेक करना चाह रहा हूं ताहा को। बेटा ताहा अस्सलाम वालेकुम। ताहा आपका माइक्रोफोन अगर चल रहा हो तो ताहा बेटा मुझे बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लोप पे रखा हुआ हो, ऊपर से नीचे फिसलता हुआ आ रहा हो, तो उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए ताहा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लोप पर ऊपर से नीचे फिसलता हुआ आ रहा हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ताहा। ताहा बोलिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। जबरदस्त, इतनी मैंने लंबी कहानी सुनाई होगी और मैंने इसीलिए पूछा था कि मुझे डर लग रहा था कि क्या पता आप इस टाइम के ऊपर क्लास में एब्सेंट माइंड हो। मेरा बेटा ये बताओ, अभी जो मैंने वाइट पेज के ऊपर इतनी लंबी कहानी सुनाई, वो कहानी क्या थी, पर मुझे नहीं पता आप क्लास में थे या नहीं थे बेटा। ये बताओ ये कहानी क्या थी, इसको देख के बताओ ये कहानी थी या पढ़ाई थी, आप क्लास में थे बेटा। तो हाँ बेटा यस या नो कर दीजिए। थे ना। तो उसके अंदर बेटा मैंने क्या पढ़ाया, जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर से नीचे फिसलती भी आ रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, ठीक है। अब याद रखेंगे ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ठीक है। और अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है सर, जी की वैल्यू है 9.8 और साइन थीटा, थीटा है सर 30 डिग्री। 30 डिग्री का साइन 0.5, 9.8 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा 4.9। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा जी, एक तो ये क्वेश्चन है, मतलब वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हमने रेगुलर क्लास में भी आपके साथ डिस्कस नहीं किए हो और अजीब से सवाल हो, वरना जैसे ये कोलिजन का सवाल है आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सब आप कर सकते हैं कोई मत। हाँ ये वाला सवाल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा देखें। ये क्वेश्चन नंबर 16 इतना भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो रहा है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बेटा समझाने जा रहा हूँ। भारी सवाल है और पेपर में इस तरह का सवाल आता है, मैं क्या करूँ।
सुनिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि कोई हॉट एयर बलून है। ठीक है जनाब, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये हॉट एयर बलून है। कह रहे इस हॉट एयर बलून पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। नंबर वन वेट। सर वेट नीचे एक्ट कर रहा होता है हमेशा। नंबर टू, आपको पता है हॉट एयर बलून में एक बड़ा सा ऊपर कैनोपी लगी हुई होती है जिसमें हवा भरी हुई होती है, और वो हवा उस पूरे हॉट एयर बलून को नीचे से ऊपर लेके जा रही होती है। तो मैं कहूंगा सर उसमें, ठीक है जनाब, जब ये हॉट एयर बलून हम ऊपर लेके जाते हैं तो इस पे तीन फोर्सेस लगती हैं। एक तो एयर का अपथ्रस्ट ऊपर लगता है, ठीक है जनाब, वेट नीचे एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, हॉट एयर बलून को एयर रेजिस्टेंस भी अपोज करती है। ये क्वेश्चन में खुद लिख के दिया हुआ है, आप पढ़े। लिखा है थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ हॉट एयर बलून, वेट, एयर रेजिस्टेंस एंड अपथ्रस्ट फोर्स, ये लिख के दिया हुआ उसने। फिर आगे जाके कहता है एयर रेजिस्टेंस को कैपिटल एफ लिखिएगा। मैंने उसकी बात मान ली। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया, कैपिटल एफ लिखूंगा। मैंने एयर रेजिस्टेंस की अभी तक डायरेक्शन बनाई नहीं है कि ऊपर है या नीचे, मैंने नहीं बनाई डायरेक्शन। अब जरा क्वेश्चन गौर से सुने। लिखा है हॉट एयर बलून डिसेंड, हॉट एयर बलून डिसेंड, नीचे जा रहा है। हॉट एयर बलून नीचे जा रहा है। तो याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, एयर रेजिस्टेंस हमेशा उसके अपोजिट होती है। एयर रेजिस्टेंस हमेशा उसके अपोजिट होती है। तो लिखा हुआ है हॉट एयर बलून डिसेंड, नीचे, डिसेंड, डिसेंड का मतलब नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी ऊपर, और एयर रेजिस्टेंस को मैंने कैपिटल एफ लिखा हुआ है। फिर उसने लिखा है एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब नो एक्सेलरेशन। और जब नो एक्सेलरेशन हो ना, नो एक्सेलरेशन हो, तो याद रखिएगा डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स होती है। डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स होती है। डाउनवर्ड फोर्स वेट है, अपवर्ड फोर्स एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस को मैंने कैपिटल एफ से डिनोट किया हुआ। अब थ्रस्ट भी ऊपर की तरफ, एयर रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाली फोर्सेस को नीचे वाली फोर्स से मैंने इक्वेट कर दिया, और इससे मैंने बना ली इक्वेशन नंबर 1। बट इसको इक्वेशन नंबर 1 नोट करें। हॉट एयर बलून पर तीन फोर्सेस लग रही हैं, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, अप थ्रस्ट हमेशा ऊपर होता है, एयर रेजिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। अगर हॉट एयर बलून डिसेंड नीचे जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अच्छा, उसके बाद बेटा क्वेश्चन को आगे पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं जनाब फोर्स एयर रेजिस्टेंस की कैपिटल एफ है, हमने वो पहले से लिख लिया। जरा नेक्स्ट लाइन पढ़ें। विच वेट ऑफ मटीरियल मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द बलून। बलून में से उन्होंने किसी मटीरियल को नीचे फेंक दिया। ठीक है जनाब, यानी कि हॉट एयर बलून इतना भारी हो गया था कि वो नीचे जा रहा था। उन्होंने क्या करा, हॉट एयर बलून में से कोई वेट उठा के फेंक दिया। जो उठा के फेंका वही मालूम कर रहे हैं। कह रहे जैसे ही उसे उठा के फेंका, जैसे ही उसको उठा के फेंका, तो जो बलून नीचे जा रहा था, सर वो बलून अब ऊपर जाना शुरू हो गया। अब बलून ऊपर जा रहा है, और बताइए अगर बलून ऊपर जा रहा है, अब बलून ऊपर जा रहा है, तो अपथ्रस्ट तो सर ऊपर ही है, सर वेट नीचे ही है, बलून जा रहा है ऊपर। बलून अगर ऊपर जा रहा होगा ना जनाब, बलून अगर ऊपर जा रहा होगा, तो एयर रेजिस्टेंस अब नीचे की तरफ चली जाएगी। एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। ठीक है जनाब, तो बलून पहले ऊपर जा रहा था, अब बलून नीचे जा रहा है। और जब नीचे जा रहा है और लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड से जा रहा है, अभी भी लिखा है सेम कांस्टेंट स्पीड, उतनी ही कांस्टेंट स्पीड से जितनी स्पीड से नीचे जा रहा था, अब इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया।
तो बताइए, वेट आप नीचे फेंक चुके, तो डब्ल्यू में से कुछ वेट आपने निकाल के नीचे फेंक दिया, और जैसे ही नीचे फेंका तो अब बलून जा रहा है ऊपर। सर अगर बलून ऊपर जा रहा है ना, अब सर बलून ऊपर जा रहा है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो अब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो चुकी होगी, और नीचे वाली फोर्स आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ऊपर वाली फोर्स, मैं लिखने में गलती कर रहा हूं, दोबारा सुनिए। डब्ल्यू डब्ल्यू में से, सर डब्ल्यू में से हमने लोड निकाल के फेंक दिया, डब्ल्यू में से हमने लोड निकाल के फेंक दिया, दैट इज डब्ल्यू माइनस एक्स। इस डब्ल्यू माइनस एक्स और एफ वाली फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, और ऊपर अब थ्रस्ट एक्ट कर रहा है। इसको यूं लिखिएगा तो बात समझ में आएगी। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर होती है। ऊपर वाली फोर्स अपथ्रस्ट है, नीचे वाली फोर्स एयर की रेजिस्टेंस है, दैट इज एफ, और नीचे वाली फोर्स वेट है, पर पूरा वेट नहीं, क्योंकि वेट में से हम एक्स निकाल के फेंक चुके हैं, वेट में से हम एक्स निकाल के फेंक चुके हैं। ठीक है जी। आई होप के सिर्फ सवाल समझ में आ गया हो, कैलकुलेशन तो बाद में देखेंगे। और साद, हम आपसे बात करना चाहेंगे। साद, आप अपना माइक्रोफोन खोल सकते हैं? साद भाई, क्या आप अपना माइक्रोफोन खोल सकते हैं? और अगर साद ने अपना माइक्रोफोन खोल लिया है, तो सिर्फ क्वेश्चन समझने के लिए बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे बताएं कि इसने क्या बात बोली है, मतलब कैलकुलेशन क्या, सिर्फ क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन सुनिएगा, और ये आप क्वेश्चन आप मुझे समझाएंगे। सर, हॉट एयर बलून पर तीन फोर्सेस लग रही हैं। नंबर वन, वेट जो हमेशा नीचे होता है। नंबर टू, अपथ्रस्ट। आपने देखा होगा हॉट एयर बलून के अंदर वो कोई चीज जला रहे होते हैं, उस जलाने से हीलियम गैसेस बनती हैं, उन हीलियम गैसेस से बलून को वो नीचे से ऊपर उठा रहे होते हैं। तो आप समझ लें कि अपथ्रस्ट इंजन है, जो कि हॉट एयर बलून को नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट हमेशा ऊपर होगा, लिखा है अप का मतलब ऊपर ही होगा। तो अपथ्रस्ट हमेशा ऊपर होता है, वेट हमेशा नीचे होता है। एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन, सर एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन डिपेंड करती है मूवमेंट पर। हॉट एयर बलून क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिसेंड, नीचे जा रहा है। सर नीचे जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर होगी, एयर रेजिस्टेंस ऊपर होगी। एयर रेजिस्टेंस को कैपिटल एफ से डिनोट किया हुआ है, और कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है बलून, तो इसलिए ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस के बराबर होंगी। ऊपर वाली फोर्स एयर रेजिस्टेंस है, ऊपर वाली फोर्स अपथ्रस्ट है, नीचे वाली फोर्स वेट है। दोनों को इक्वेट करोगे तो इक्वेशन नंबर वन बन जाएगी। साथ बेटा बोलने की कोशिश करो, सवाल क्या है? सिर्फ अपवर्ड मोशन को एक्सप्लेन करो साथ। हाँ, बेहतरीन 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 बेहतरीन। अच्छा जी, जो इसका अगला पार्ट है ये मैं फाइक से सुनना चाहूंगा। फाइक और से सुनना। कह रहे सर, हॉट एयर बलून जा रहा था ऊपर, उसको ऊपर लेके जाना ही नहीं था। नहीं सॉरी, नीचे जा रहा था, सॉरी नीचे जा रहा था, हॉट एयर बलून जा रहा था नीचे। क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें नीचे नहीं जाना, हमें नीचे नहीं जाना, हमें जाना है ऊपर। तो उन्होंने ऊपर ले जाने के लिए क्या करा, हॉट एयर बलून में से ना कोई लोड उठा के फेंक दिया, कोई सामान उठा के फेंक दिया। जैसे ही सामान उठा के फेंका, तो जो हॉट एयर बलून नीचे जा रहा था भारी था, सामान फेंकने से अब उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो ऊपर जा रहा है सर, अब वो ऊपर जा रहा है, जा रहा है ऊपर, तो अब एयर रेजिस्टेंस हो गई नीचे, एयर रेजिस्टेंस नीचे हो गई, वेट तो ऑलरेडी नीचे था, अब थ्रस्ट ऊपर होता है। तो कांस्टेंट स्पीड है, इसलिए ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, ऊपर वाली फोर्स अप थ्रस्ट, नीचे वाली फोर्स एयर रेजिस्टेंस और डब्ल्यू माइनस एक्स। जी बेटा, फाइक मुझे बताइए, मैं इस हॉट एयर बलून को ऊपर ले जाना चाह रहा हूं, क्या करूं? फाइक क्लास में ही नहीं है। फातिमा, तुम सुना सकती हो मुझे क्या करा बेटा मैंने? फातिमा, फातिमा भी क्लास में नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ।
हाँ हाँ। हाँ। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा पढ़ा आपने बोला। ठीक है, बहुत ही अच्छा बोला। अच्छा, ये दो इक्वेशन है बनी, अभी तो दूसरी इक्वेशन बनी हुई है ना। और ये बात भी याद रखिए कि हमें एक्स निकालना है। हाँ बेटा बोले। मैं समझा देता हूँ आपको दोबारा। मैंने यूं कहा कि हॉट एयर बलून का वेट था डब्ल्यू। अब थ्रस्ट लग रहा था ऊपर। ठीक है। वो वेट ना साला बहुत ज्यादा था। ज्यादा होने की वजह से जो पूरा सिस्टम था ना वो नीचे जा रहा था, जिससे हमने इक्वेशन नंबर वन बनाई थी। ठीक है। तो उसने किसी ने बोला यार हमें तो ऊपर जाना है, ये तो नीचे जा रहा है। तो किसी ने बोला ऐसा करो, हॉट एयर बलून में से ना भारी भारी लोड उठा के नीचे फेंक दो। उन्होंने भारी लोड उठा के नीचे फेंक दिया। ठीक है। तो पहले पूरा वेट था डब्ल्यू। अब उन्होंने लोड नीचे फेंक दिया, जैसे ही लोड नीचे फेंका तो अब आप बताओ नीचे वाली फोर्स कम हो गई, ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो गई। तो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो गई तो अब इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो हॉट एयर बलून अब ऊपर जा रहा है। अब जा रहा है ऊपर। यही हमारी ख्वाहिश थी कि ऊपर जाए। लेकिन ये बताओ, अब ऊपर जाएगा तो अब एयर कहाँ एक्ट करेगी? सर एयर तो अब नीचे आ जाएगी ना, क्योंकि एयर हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। एयर हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। बलून जा रहा है ऊपर, तो एयर रेजिस्टेंस को अब हम कर देंगे नीचे। अब जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई। अब इस सिचुएशन में जरा देखो नीचे वाली फोर्स। सर नीचे वाली फोर्स डब्ल्यू माइनस एक्स है। सर नीचे वाली फोर्स एफ है। ऊपर वाली फोर्स खाली अब थ्रस्ट है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं यार ऐसा करो, डब्ल्यू माइनस एक्स को यहीं पे रखो, इस एफ को उधर भेज दो, उसकी वजह बता रहा हूँ, प्लस एफ है ना, प्लस एफ वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर टू। ये बन गई इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन हम पहले बना चुके थे, वो इक्वेशन नंबर वन देखो वो पड़ी हुई ऊपर। इक्वेशन नंबर वन थी, इक्वेशन नंबर वन थी डब्ल्यू इक्वल टू एफ प्लस अपथ्रस्ट। ये इक्वेशन नंबर वन थी। तो इक्वेशन नंबर वन हमने पहले बनाई जब बलून जा रहा था नीचे। इक्वेशन नंबर टू हमने जब बनाई जब आपने लोड कम कर दिया। तो अब हॉट एयर बलून जा रहा है ऊपर। क्वेश्चन है एक्स निकालो। एक्स निकालो। अब मैं एक्स निकालूंगा, आप लोग छाप लोगे भाई। मैं आपसे कल बहुत खतरनाक कैलकुलेशन मोमेंटम की करवा चुका हूं और मैंने नोट किया है। आपको इक्वेशन सॉल्व करना आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जरा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और सॉल्व करके एक्स निकालना है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स निकालना है। और आप देखो सारे के सारे आंसर एफ की फॉर्म में। एफ की फॉर्म में। तो आप नोट करो किसी भी आंसर में अपथरस का लफ्ज है ही नहीं। तो एक बात पक्की है कि हमने अपथरस को खत्म कराना है। अपथरस कैसे खत्म होगा? सर दोनों इक्वेशंस को ना सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, अपथरस कैंसिल आउट हो जाएगा। अपथरस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अपथरस कैंसिल हो जाएगा। और लेफ्ट से अगर देखा जाए तो डब्ल्यू से डब्ल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बात है। तो लेफ्ट हैंड पे बाकी बचा माइनस एक्स, राइट हैंड पे बचा माइनस एफ और माइनस एफ। ये बन गया सर माइनस टू एफ। सर दोनों तरफ से माइनस भी उड़ा दें, सही बात है, दोनों तरफ से माइनस उड़ा दें। तो एक्स का आंसर आ गया टू एफ, खत्म, यही इसका आंसर है भाई। एक्स बराबर है टू एफ। उसका आंसर है बी, बीटा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बीटा। तो भाई इस क्वेश्चन को मैंने आधी क्लास लगा दी है समझाने में, और रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ। अगर समझ में ना आए तो भैया रिकॉर्डिंग क्लास के बाद दोबारा चला के देख लेना। ठीक है ना। तो ये सवाल है गंदा सवाल, इसको मैं ये नहीं बोला आसान सवाल है, गंदा सवाल है। और मैं लाइव क्लास में गंदे सवाल ही करा रहा हूँ, क्योंकि आसान वाले सवाल तो मैं आपको ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मैंने किसी बच्चे को पहले पढ़ाई भी होगी वो दे दूंगा। उमर को समझ में आया नहीं आया उमर भाई? चलो ठीक है। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कराया। अच्छा जी, दो इक्वेशन बनाने वाला ये सवाल मैंने दिखाया। और 4.2 में भी मुझे याद आता है कि दो इक्वेशन बनाने वाला एक और ऐसी गंदा सवाल है 4.2 में। तो वही गंदा सवाल मैं ढूंढ लेता हूँ।
यार मैंने लिखा हुआ है वो सवाल कहीं। एक मिनट रुकना, इस तरह ढूंढने में तो बहुत टाइम जाएगा। ये मैंने टॉर्च खोल ली है क्योंकि मैं अंधेरे रूम में पढ़ा रहा हूँ। और मैथमेटिकल क्वेश्चन जिसमें ऐसी गंदी क्वेश्चन बनेगी। नहीं बेटा मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहा रखा है, नहीं नजर आ रहा। छोड़, कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। अच्छा जी, वापस आ गया मैं शुरू में। और शुरू में वापस आ करके मुश्किल सवाल ढूंढ रहा हूँ भाई, आसान आसान नहीं ढूंढ रहा। अच्छा जरा ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट पी इज 1/10। फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्लेनेट पी है और वहां पे एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जिसको हम लोग जी बोलते हैं, इट इज 1/10 ऑफ जी ऑफ क्यू। ठीक है जनाब, प्लेनेट क्यू पर जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है उसका 1/10 इसके बराबर है। अच्छा, ऑन द सरफेस ऑफ पी एक बॉडी का मास 1 kg है, 1 kg है और वेट 1 न्यूटन है। अच्छा जी, मास 1 kg है और वेट 1 न्यूटन है। कह रहे व्हाट आर मास। ये तो बिल्कुल ही बचकाना बात हो गई, मास तो सर तब्दील होता ही नहीं है। पी पे मास था 1 kg, तो सर क्यू पर भी मास 1 kg ही होगा। पी पर मास था 1 kg, तो सर क्यू पर भी मास 1 kg ही होगा। अब वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेट, अब वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर वेट कैलकुलेट करने के लिए वेट निकालना है। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए ये बताओ क्यू की ग्रेविटी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ पी होगी। ठीक है, क्यू पर ग्रेविटी, क्यू की ग्रेविटी पी वाली ग्रेविटी का 10 टाइम्स होगी। और याद रखिएगा जितनी ग्रेविटी मल्टीपल होती है वेट भी उतना ही मल्टीपल हो जाता है। वेट भी उतना मल्टीपल हो जाता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। सर जो मास है इट इज कांस्टेंट, जी 10 टाइम होगा ना, तो बेटा वेट भी 10 टाइम होगा। अगर जी की वैल्यू 10 टाइम है तो वेट भी 10 टाइम होगा। तो इसको 10 टाइम कर दो, इसको 10 टाइम करूंगा तो 10 × 1 इट बिकम्स 10। तो इसका आंसर हो गया बीटा। मुझे नहीं पता मैंने इतना डायरेक्ट कर दिया है, समझ में आया है या नहीं। ताहा भाई बताइए ये बात समझ में आई या किसी और बचकाना तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं? मैंने ये कहने की कोशिश की है कि मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो मास में तो आराम से ए और बी आंसर आ गया। वेट के अंदर मैंने कहा कि क्यू पर ग्रेविटी पी वाली ग्रेविटी से 10 टाइम्स है। ग्रेविटी 10 टाइम्स होगी तो वेट भी 10 टाइम्स हो जाएगा। तो वेट को बेटा मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, आंसर बन गया बीटा। ताहा भाई जाने दो आगे। ताहा भाई हमें रिप्लाई नहीं कर रहे। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है, आपके समझ में आ गई है। अच्छा भाई, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं इस क्लास को यहाँ पे कर रहा हूँ स्टॉप। और स्टॉप करके मुझे भी इस बात का एहसास है कि बच्चे जब कॉलेज से आए हुए होते हैं, जैसे हमारे साहबजादे भी इस वक्त सो रहे हैं कॉलेज से आगे, तो थोड़ा मुश्किल होता है काम को लेके चलना। लेकिन हमने खैर तकरीबन 45 मिनट क्लास कर ली है। मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ बंद कर रहा हूँ